Hello and welcome to Shishya classes. My name is Gopesh Vishwakarma. I have done my post-graduation from Indian Institute of Technology Kanpur and I am your go-to teacher for physics subject. So today we are going to learn about kinematics for Olympiad section. So let's just get started. So what is kinematics? Kinematics is basically a study of the displacement, distance, velocity, speed and acceleration without applying any force on particular object. For example, if there is a car moving and which is going with some, let's say, velocity v, right? Now, if this car changes its velocity, then acceleration raises. We all know that. Let's say initially we have velocity v1, then the car is moving with velocity v2. It has taken some time. Let's say the time taken here is t. Now in this particular time t, this car has moved, let's say, d distance, right? So now basically we are studying about those objects which are moving without forces. Means we all know that from Newton's laws, right? If everything wants to move, then we must apply some force on it, then it will come in motion. ठीक है? तो जब भी मोशन होता है तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स अरेज होती है, लेकिन जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन तीनों टर्म्स की हम यहाँ पर बात करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1D मोशन. 1D मोशन ऐसा मोशन जो एक डायमेंशन में हो रहा हो. एक डायमेंशन मतलब एक डायमेंशन में होने वाला मोशन. 1 dimension means, let's say, a person moving on a road. एक आदमी जो है वो रोड के ऊपर चल रहा है, मगर हम देखते ये हैं कि वो चल तो एक ही डायरेक्शन में रहा है ना, वो चढ़ाई तो नहीं कर रहा है अभी, राइट? सो बेसिकली उसका जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में है. वही एक डायरेक्शन को हम बोलते हैं 1D मोशन. सो 1D मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेमेटिक्स. फर्स्ट पार्ट मीन्स काइनेमेटिक्स की बेसिक स्टडी हम 1D मोशन से ही स्टार्ट करते हैं. सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन बेसिकली, whether it's moving on a road, right, and whether we are rolling a ball through the floor, right? Now let's talk about distance and displacement. So distance और displacement क्या होते हैं, आइए हम जानते हैं इनके बारे में. सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ. मान के चलिए कोई आपसे बोले कि ये आपका इनिशियल पॉइंट था जहां से आपने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए, है ना, और आपने रोड को फॉलो किया, रोड को फॉलो करते करते आप घूम घाम के कहीं यहाँ कहीं पहुंच गए, ठीक है? तो आपने इस पूरे पाथ में जब आपने ये रोड पकड़ी और उसी रोड से लौट के कहाँ पे आ गए, पॉइंट बी पर, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी उसी को बोलते हैं हम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन, राइट? बट जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो जो उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, उसी को बोला जाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट. आइए एक एग्जांपल और देखते हैं. मान के चलिए आपके पास कोई सेमी सर्कुलर आर्क है. अब इस सेमी सर्कुलर आर्क में आपने किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए. फिर कुछ देर बाद चलने के बाद आप पहुंच गए दिस पॉइंट पे, तो इसको बोल देते हैं लेट्स से पॉइंट बी, ठीक है? अब आपने इसके ऊपर चलना स्टार्ट किया, आप चले 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 और सीधा बी पे पहुंच गए. अब मैं इसमें एक मैथमेटिकल ट्रिक और जोड़ देता हूँ. मान के चलते हैं कि इसी सेमी सर्कुलर आर्क और सेमी सर्कल का रेडियस लेट्स से 5 मीटर है, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ए और बी के बीच टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल कितना डिस्टेंस चला पर्सन, जो पर्सन इसके ऊपर चल रहा है. तो हमें पता है इसकी जो पेरिफेरी होती है, द पेरिफेरी ऑफ सेमी सर्कल इज पाई टाइम्स रेडियस, राइट? सो डिस्टेंस विल बी द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पर्सन, राइट? सो डिस्टेंस विल बी पाई टाइम्स रेडियस, पाई टाइम्स रेडियस. तो यहां पर रेडियस कितना है बेटा?
रेडियस यहाँ पर है 5 मीटर्स, तो इसको हम सिंपल लिखेंगे पाई टाइम्स 5। मतलब ये तो हो गई उसकी डिस्टेंस कि जो उन्होंने उसने अपना पाथ कवर किया। अब अगर इसी में मैं आपको बोलूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, जो ए से बी तक के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रूट जो है उसी को बोलेंगे हम क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ए से बी तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है कि हम सिंपल यहाँ से ए से लेके बी तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, ठीक है। अब भले ही चाहे वहाँ पे रोड हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही है कि शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द पर्सन हु इज ट्रेवलिंग ऑन द पाथ, राइट। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसका रेडियस कितना है बेटा, 5 मीटर। अब इसका रेडियस यहाँ पर भी r इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जो पर्सन उस पर मूव कर रहा है, इट्स जस्ट 5 + 5 मीन्स 10 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नाउ। अच्छा चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं यहाँ पे स्केलर और वेक्टर का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है स्केलर और वेक्टर, इनका मतलब क्या होता है। अब जैसे कोई आपसे पूछता है कि आप किसी रोड पे चल रहे हो तो आप कितना चल के आए, अगर वो आपसे डायरेक्टली बोले कि मैं चला 10 मीटर्स या 100 मीटर मान के चलो, है ना। पर्सन ने आपसे बोला कि वो 100 मीटर चल के आया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो चला कहाँ पे। उसके घर से वो तुम्हारे घर तक चला है या तो वो कहीं और से आ रहा था। उसने क्या, केवल मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नीट्यूड बताया, उसने डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन से आया, कहाँ को गुजार रहा था वो, है ना। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जहाँ पर वैल्यू और प्लस डायरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, उसी क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। वैसे ही अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले कि जो पर्सन आपके पास आया चल के, उसने बोला कि मैं 100 मीटर चला। अब आपको कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ से रहा था, कहाँ को जा रहा था, उसने बस बता दिया कि 100 मीटर चला, आपने मान लिया। वही होगा हमारा क्या, स्केलर क्वांटिटी, कि जहां पर ओनली मैग्नीट्यूड की बात होती है। जहां पर मैग्नीट्यूड अकेले की बात होती है उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर। और जहां पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात होती है उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना पड़ेगा ना कि आप किस डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट पाथ ले रहे हो, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं पर जो डिस्टेंस है, मुझे ये डिस्टेंस में क्या बताऊंगा, मैंने तो पाथ ट्रेवल किया है, किस डायरेक्शन में किया, मैं तो सभी डायरेक्शन में गया हूँ, यहाँ से यहाँ, फिर गोल घूम के पीछे की तरफ आ गया, राइट। तो इसमें मेरे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो भी काम है वो हमारा किसका है, स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड का, कि यहाँ से ए से बी तक चलने में वो 100 मीटर चला। अब वो जहाँ से चला हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। अब जैसे हमारे पास दो क्वांटिटीज थी, एक थी डिस्टेंस और एक थी डिस्प्लेसमेंट। अब सेम दो क्वांटिटीज हैं, एक है स्पीड एंड एक है वेलोसिटी। स्पीड रिप्रेजेंट करती है स्केलर क्वांटिटी को, मतलब स्पीड में भी कोई वो वही जो सेम पर्सन आपके पास 100 मीटर चल के आया, वही आपसे कह रहा है कि मैं 100 मीटर चल के आया और मेरी स्पीड इतनी थी, मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। वहीं पे अगर वो वेलोसिटी की बात करेगा तो वेलोसिटी में से क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आइए देखते हैं स्पीड क्या होती है। मान के चलिए कि ये लेट्स से आपका घर है यहाँ पे, ठीक है। आप घर से निकले, बढ़िया सामने चाट पापड़ी की दुकान देखी, है ना, आपको यहाँ तक जाना है, तो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ना, ये जो बीच की लेंथ है आपको ये कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए आप कुछ टाइम भी चाहिए ना,
ये थोड़ी ना कि आप यहीं पे थे और बस एकदम से जस्ट पहुंच गए यहाँ पर आगे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रही है, हर टाइम पे उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। डिस्टेंस कह सकते हो आप इसको, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। ये दोनों टर्म लेंथ के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या, लेंथ चेंज हो रही है हर टाइम पे। मान के चलिए कि आप लेट्स से t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे वहां से निकले, आप t इक्वल्स टू लेट्स से 5 मिनट में यहाँ तक आ गए। तो इतने टाइम में आपका क्या हुआ, डिस्टेंस चेंज हुई। यही चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड। चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमने देख ही लिया है अभी। और इसके दो पार्ट होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। अब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा बेटा, कि टोटल डिस्टेंस जितनी चली और कितने टाइम में चली गई। सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगा हमारा एवरेज स्पीड। अब अगर वहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, तो वर्ड इंस्टेंटेनियस खुद में ही सब कुछ बता देता है। वर्ड इंस्टेंटेनियस अपने आप में खुद ही बता रहा है कि वो एक इंस्टेंट की स्पीड की बात कर रहा है, कि मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम की होती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी क्या होती है, देखिए। तो वेलोसिटी अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी से एसोसिएटेड है, तो उसकी कोई ना कोई एक, जैसे यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, एक दी हुई है डिस्प्लेसमेंट और एक दिया हुआ है टाइम। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अगर हम एक्स एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि हम फाइनली लेट्स से कि आप एक स्केल मान लीजिए, आप स्केल पे चलना स्टार्ट करते हैं, आपकी ये इनिशियल पोजीशन थी, इसको मैं कह देता हूँ एक्स आई। ठीक है, आप चल के यहाँ तक पहुँच गए, तो ये क्या हो गई आपकी पोजीशन, एक्स फाइनल। ठीक है, अब मान के चलिए एक्स आई और एक्स एफ के बीच का जो पाथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी हमें ऑलरेडी दी हुई है। तब ये क्या होगी भैया, ये पूरे डिस्टेंस, इस पूरी लेंथ को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, एंड हमें पता है कि अब हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकालनी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमें यहाँ का नोटेशन पता है। मान के चलो आपने जहाँ चलना स्टार्ट किया था वो 0 मीटर पे था, आप वहीं पे खड़े थे, आपने फिर चलना स्टार्ट किया, फिर फाइनली आप जाके आ गए एक्स फाइनल पोजीशन पे। लेट्स से आप 10 मीटर चल गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स फाइनल 10 मीटर, और एक्स इनिशियल जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वो कितना हो गया, 0 मीटर। सो 10 माइनस 0 इज बेसिकली 10। अब आप कितने टाइम में चले, आपको एक्स आई पोजीशन से एक्स एफ तक जाने में कितना टाइम लगा, यह भी तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि हमें टाइम भी तो देखना है। मान के चलिए आपको अगेन टाइम लगा 10 सेकेंड्स का। ठीक है, तो आपका ये डेल्टा टी, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा टी कितना टाइम हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 10 सेकेंड्स। राइट, तो फिर आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या निकालोगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इन द पाथ। तो इसको लिखेंगे सिंपल, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। जब ये टाइम इतना छोटा हो जाए कि नियरली 0 को रीच करने लगे। ठीक है, नियरली 0 को रीच करने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास 3-4 नंबर दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 0.1। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछे कि विच नंबर इज वेरी क्लोज टू 0, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, दिस वन, 0.1, यही सबसे क्लोज है 0 के। ठीक है, तो जहां पर जो इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब ये जो टाइम t है,
वो इतना छोटा हो रहा हो कि नियरली इक्वल टू जीरो हो रहा हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, देन दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं एक्सेलरेशन। हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो, मान के चलिए, अब वही सेम एक ही एग्जांपल से लेके चलते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मान के चलो इनिशियली आपकी वेलोसिटी जो थी, लेट्स से v1 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ तक आते आते आपकी जो वेलोसिटी है उसमें इजाफा हो गया, मतलब इंक्रीज हो गई। मान के चलो v2 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, पहले 2 थी, फिर कितनी हो गई? 5। तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। तो जो वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, मतलब यहाँ तो आप बिल्कुल चलना स्टार्ट किया तो इसको t इज इक्वल टू 0 मान सकते हो। अब यहाँ तक आओगे तो कुछ टाइम लगेगा ना भाई, मान के चलो 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँचे, है ना। तो जो इतने टाइम में आपकी जो वेलोसिटी चेंज हुई है, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाती है बेटा? एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन इज एसोसिएटेड विथ वेलोसिटी, इसलिए ये भी क्या है? इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं? अब इस v2 को मैं बोल दूं v फाइनल, ठीक है, इस v1 को बोल दूं v इनिशियल, और यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सॉरी, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल कितना है? 5, और v इनिशियल कितना था? 2, एंड टाइम कितना लगा आपको? 10 सेकेंड्स। ठीक है, सो दिस इज 3/10, और इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो 0.3 लिख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की। आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी वगैरह में बैठते हो तो आपके जो फैमिली मेम्बर अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो वो क्या कहते हैं? एक्सेलरेट कर दो गाड़ी को, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो, है ना। गाड़ी को आपने इनिशियली स्टार्ट किया, उसकी स्पीड कम थी, थोड़ी देर बाद आपको लगा कि और तेज चलानी चाहिए, तो आप बोलते हैं कि थोड़ी स्पीड तेज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप बेसिकली एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, और जब ब्रेक लगाना होता है तब क्या करते हैं? हमें स्पीडोमीटर से मतलब जो स्पीड का पेडल होता है उससे पैर हटाना पड़ता है, ताकि गाड़ी की स्पीड क्या हो जाए? धीरे धीरे कम हो जाए। असल में वो स्पीड नहीं होती, वो होता है एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, तो जब भी हम स्पीडिंग अप कर रहे होते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। और जब भी हम स्लोइंग डाउन मतलब ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, उस समय हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है, इस स्लोइंग डाउन को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसमें एक्सेलरेशन अगर कम हो रहा है और गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, और जब स्पीडिंग अप हो रही होती है उसको सिंपल बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है ओलंपियाड का, आप खुद देखो और आपको खुद लगेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेज फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो अभी हमने पीछे क्या देखा? एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? v फाइनल माइनस v इनिशियल, और जितना टाइम लगा है उसको हम शो करते हैं डेल्टा t से। ठीक है, अब फाइनली कितनी स्पीड थी मेरी? 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे v फाइनल लिख दिया अपन ने 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इनिशियली स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड, इसी से तो गया है ना वो 50 पे। तो इनिशियली कितनी थी? 20 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो मान के चलिए अगर यहाँ पर 10 सेकेंड लग रहा है तो यही तो टाइम है 20 से 50 तक पहुँचने का, तो यही टाइम आएगा यहाँ पर 10 सेकेंड्स। अब 50 माइनस 20 इज 30, एंड 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ईजी, देख सकते हो आप लोग, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अ बॉडी traveling along a straight line traversed 1/3 of the total distance with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, और जहाँ जहाँ आपको चीज़ें लग रही हैं कि हाँ उस क्वेश्चन से मुझे वो डाटा मिला है, तो उसको आराम से आप एक कोने में जाके शांति से लिख लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके पास सारा डेटा पहले से ही मौजूद होगा, आपको बस फॉर्मूले लगाने हैं बस। ठीक है, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो है v1, और उसको हम v1 और उसकी वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। Now the question says the remaining part of the distance was covered with a velocity 2 meter per second for half the time and with a velocity of 6 meter per second for the another half of time। आप इसका मतलब समझ रहे हो कि जैसे एक आपके पास कोई पाथ है, इस पूरे की टोटल डिस्टेंस हमने मान के चली कि ये d है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसने इनिशियली क्या किया 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम 1/3 निकालें इसका, तो हम इसकी डिस्टेंस कितनी बता पाएंगे d/3। ठीक है, अब ये बीच वाली भी d/3 आ गई और ये लास्ट वाली भी d/3 आ गई। ठीक है, अब इनिशियली किस स्पीड चल रहा है वो v1, तो यहाँ पर बढ़िया सा एक चित्र बना दो और उस पर लिख दो v1 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। इससे चला, फिर अब देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम एंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम। तो मान के चलते हैं जब हमने पार्ट को 1/3 में डिवाइड किया, तो जो सेकेंड पार्ट में इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जो थर्ड पार्ट ये कंप्लीट करेगा वो किस स्पीड से करेगा 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब हमारे पास इतना डेटा आ गया, हमने अच्छे से इसका पिक्चर ही बना लिया। अब मैं क्या करूं, मैंने पहले ही जब इसको पूरी डिस्टेंस कैपिटल D मान लिया, उनको 3 पार्ट में तोड़ दिया d/3 d/3 d/3, और यहाँ पे मेरी 3 वेलोसिटीज आ गई जिनसे वो अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन इज। अब तो मुझे इसके लिए पहले टाइम पता होना चाहिए ना कि किस टाइम में उसने ये d/3 कवर किया, ये वाला d/3 और ये वाला d/3। ठीक है, तो मान के चलो ये पहला वाला पार्ट कवर हुआ लेट्स से t1 टाइम में, ये दूसरा वाला पार्ट कवर हुआ t2 टाइम में, और वैसे ही थर्ड वाला पार्ट कवर हुआ t3 टाइम में। ठीक है, अब हमें पता है जो हम v एवरेज निकालते हैं, v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो टोटल टाइम है वो कितना टाइम लगा होगा इस पूरी d डिस्टेंस को कवर करने में। दैट शुड बी t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर हमारा टोटल टाइम होगा उसको कितना लिख देंगे हम, t1 प्लस t2 प्लस t3। टोटल डिस्टेंस कितनी चला है ये d डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे d डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि t1 t2 t3 क्या है। ठीक है, तो t1 t2 t3 निकालने के लिए हम सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर फर्स्ट पार्ट में मैं लगा के देखूं, तो फर्स्ट पार्ट में लगाऊंगा तो टाइम कितना आ जाएगा t1। ठीक है, एंड यहाँ पर डिस्टेंस कितनी चला है वो d/3, और इसकी स्पीड कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर t2 निकालूं तो कितना आएगा, दैट शुड बी d/3 मल्टीप्लाई
और यहाँ पर स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब अगर वैसे ही मुझे t3 निकालना हो तो t3 को कैसे लिखूंगा, d/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख दो 6। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो t1 टाइम हमारे पास कितना आया, t1 इज d/12, t1 इज d/12। वैसे ही हमें t2 मिल जाएगा। t2 कितना मिलेगा बेटा, देखो t2 मिलेगा d/6, और t3 कितना मिल जाएगा हमें, d/18। ठीक है, अब अगर इन सारे टाइमों को मुझे जोड़ना है, क्योंकि मुझे टोटल टाइम चाहिए ना, तो पहले तो जोड़ना ही पड़ेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड दे विल बी इक्वल टू 1/12। इस पहले d लिख लो, अच्छा, d/6 प्लस d/18। अब अगर तीनों में से मैं d कॉमन ले लूँगा तो क्या मिलेगा, d टाइम्स 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/18। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पता है कि ये सब 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 भी इन सबसे कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, d/3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम ले लो, d/3, तो एलसीएम कितना, लेट्स से 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है। नाउ 6 प्लस 5 इज 11, सो d/3 मल्टीप्लाई 11/12। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया। अब इस टोटल टाइम को मैं डिनोट कर देता हूँ लेट्स से कैपिटल T से। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया d/3 मल्टीप्लाइड विथ 11/12। ठीक है, नाउ अब हमें पता है वी एवरेज को हम कैसे लिखते हैं, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, d, टोटल टाइम कितना है ये वाला, तो इसको लिख दो d/3 मल्टीप्लाई 11/12। ठीक है, सो दिस d एंड दिस d विल कैंसल आउट ईच अदर, राइट। तो यहाँ पर हमारा वी एवरेज कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 11, सो इट इज 36 डिवाइडेड बाई 11 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर वी एवरेज। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 1D यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इन 1D यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। ये चारों इक्वेशन जो हैं ये एक तरीके से बैकबोन है पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स की। तो यहाँ पर हमारा जो नॉमेनक्लेचर चलेगा वो कैसे चलेगा, u जो है वो हम उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, v जो है उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, a को बोलेंगे हम क्या, एक्सेलरेशन, s को बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, और t को बोलेंगे टाइम। ठीक है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो आती है यहाँ पर वो आती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। बाई यूजिंग दीज 4 formulas we can solve a constant acceleration problems very easily। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या है पहली इक्वेशन। वैसे ही ये जो सेकंड इक्वेशन है ये टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इसमें रिलेशन बताती है। ठीक है, वैसे ही जो हमारी थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v क्या है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी, एंड a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों जो इक्वेशंस है ना ये अपने आप में अलग अलग इक्वेशंस हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लास्ट वाली इक्वेशन देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। मतलब nth सेकेंड में
किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये इक्वेशन वो शो करती है। यहाँ पर n का मतलब बेसिकली टाइम ही है, nth सेकंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 2 एंड इट मल्टीप्लाई विथ 2 टाइम्स nth सेकंड माइनस 1। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, सो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जब हमारे पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो हमें, ठीक है, तो उसे देख के हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी में है, या एक्सेलरेशन कोई वेरिएबल है, वो देख के हम पता लगा सकते हैं। अब अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन टाइम ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि इसका रेट चेंज नहीं हो रहा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको किसी ना किसी पोजीशन पे ये मिलेगा ही, इसका रेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, व्हेन रेट इज नॉट चेंजिंग देन देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वो मूव तो कर ही रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो कर्व्ड ग्राफ है, ठीक है, अगर कर्व्ड ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, तो आप कह सकते हो वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्योंकि अगर हम इसके हर एक पॉइंट पे जाके इसका रेट ऑफ चेंज देखें, ठीक है, तो जो इसका रेट ऑफ चेंज आएगा दैट रेट ऑफ चेंज विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब इस पोजीशन टाइम ग्राफ की और भी खासियत है। पहला, अगर ये लीनियर है, मतलब इसकी तरह अगर लीनियर है तो वहां पर क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर पैराबोलिक होगा तो वहां पर क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर हम इसकी स्लोप निकालने की कोशिश करें, स्लोप मतलब स्लेंटीनेस, ठीक है, कितना ढलाव है किसी लाइन में, अगर वो ढलान देखें तो जो बेसिकली ढलान है वो शो करेगी पोजीशन टाइम ग्राफ की क्या, वेलोसिटी। ठीक है, ओके, नाउ देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। नाउ जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, जैसे हमने उसका देखा डिस्प्लेसमेंट वगैरह का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है हमें, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब ये जो इसका एरिया है, अगर हम ये एरिया कैलकुलेट करें, अच्छा आप देख के बताओ कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। ये असल में बना तो क्या रहा है, एक ट्राइंगल ही बना रहा है ना। अगर ये वाला पॉइंट हमें पता हो, जैसे मान के चलिए कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमें पता है कि यहाँ पर ये 10 सेकंड्स है, ठीक है, तो हमें टाइम भी पता है, मतलब इसका बेस भी पता है और इसकी हाइट भी पता है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे हम, एरिया इज जस्ट सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और बेस और हाइट दोनों की वैल्यू कितनी है, 10 10 है यहाँ पर, सो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 50। 50 वो क्या दिखाएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो हमारी स्लोप है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो शो करती है हमें फोर्थ फॉर्म विच इज कॉल्ड जर्क। मतलब जब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा हो तो वहां पर क्या होता है, जर्क। ठीक है, और अगर हम उसके एरिया अंडर द कर्व की बात करें, ये वाला एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या शो करता है, वेलोसिटी। चलो, ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी मूव्स 20 मीटर नॉर्थ देन 15 मीटर ईस्ट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर जहाँ पे भी नॉर्थ और ईस्ट वगैरह ऐसा कुछ डायरेक्शन दिया हो ना, तो वहाँ पे सिंपल डायरेक्शन ही बना लो, है ना, फिर बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। लेट्स से कि अगर ये ईस्ट है तो यहाँ पर वेस्ट होगा,
ये नॉर्थ है, देन ये साउथ होगा। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ओरिजिन, इसको बोल देते हैं कोई पॉइंट ओ, ठीक है। देन उसने मूव किया कितना, 20 मीटर, ठीक है, मूव कर गया। फिर वो कह रहा है कि देन इट मूव्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद उसने कितना मूव किया, 15 मीटर, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट तो ये था ए, और ये वाला पॉइंट मान के चलते हैं बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ बनाएंगे तो यही यही शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसकी डिस्टेंस, इसका जो टोटल लेंथ है वो कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। मान के चलते हैं इसकी डिस्टेंस x मान लेते हैं, देन x विल बी स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225 प्लस 400, then it will be square root 625, और in square root 625 that we all know 25। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है 25 मीटर्स, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, now let's see this question. A car starts from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square. The distance covered in 5 सेकेंड इज। तो मतलब हमें डिस्टेंस पता करनी है और हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो पहले रुका हुआ था उसके बाद चलना स्टार्ट हुआ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0, ठीक है। एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स, तो मतलब 5 सेकेंड्स में वो कितना चला, ये कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेकेंड लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स, जो क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दिस केस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। अब यहाँ पर u 0 है, तो ये पहली वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 0 ही आने वाला है। सो 1/2 मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 2 एंड टाइम की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये 5 स्क्वायर बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। यही डिस्टेंस है जो उसने चला है, ठीक है। Okay, thank you for this class, guys. Please download the Sister Class app, where you will have a lot of opportunities to learn about JEE, NEET, Olympiad, and if you are studying in school, then you can learn more there, right? Please like, share, and subscribe. Thank you.